बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं और आज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंटल के लेक्चर नंबर 10 में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स जैसा कि हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कंसीडर किया जाता है। तीन चीज़ें मिनरल्स के मुतालिक हैं कि मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। उसके बाद मिनरल एक मरतबा नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि ऐसा रिसोर्स है जो एक मरतबा यूज़ हो जाए, डिप्लेट हो जाता है, दोबारा इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको इसके साथ क्या बताया था कि मिनरल्स बेसिकली एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है और दूसरे नंबर पर ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज, that how many types of the minerals which are present in the earth's crust, which are present in the nature and which we are used in present or daily to daily life. So how many types of the minerals having basically three types. There are three types of the minerals and these types are considered as metallic minerals, non-metallic minerals, and number 3 is the fuel minerals. ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स मौजूद हों उनको मेटालिक मिनरल्स बोला जाएगा और ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स मौजूद ना हों उनको नॉन मेटालिक मिनरल्स बोला जाएगा। अब मेटल और नॉन मेटल क्या होता है ये तो एक मैट्रिक वाले बच्चे को भी पता होगा कि व्हाट इज़ मेटल एंड व्हाट इज़ द नॉन मेटल। यहाँ पर मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा। तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स पाए जाएं लाइक एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, ठीक है, लाइक गोल्ड इज़ अ मेटल, ठीक है, लाइक सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा, दीज आर द मेटल्स। क्या क्या नाम दिया? मेटेलिक मिनरल्स में बेसिकली दो तरह के मेन मिनरल्स को डिस्कस किया जाता है। मेटालिक मिनरल्स में एक वो मिनरल्स जो आयरन कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं, फेरस कंटेनिंग मिनरल्स और नॉन फेरस metallic minerals. Metallic minerals having metals like aluminium, like gold, etc. And these metallic minerals will be further classified into two forms, that will be the ferrous metallic mineral and the non-ferrous metallic mineral. It means the mineral having iron,
the mineral having iron, these are the ferrous metallic mineral, and the mineral which iron is the absent, iron is not present, it is the iron non-metallic non-ferrous metallic minerals. तो ये इनकी जनरल सी बातें हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल से. अब फेरस मेटालिक मिनरल जो है इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी जिनमें आयरन मौजूद होगा. ठीक है. अब फेरस कंटेनिंग या फेरस मेटालिक मिनरल्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम को, ठीक है, प्लैटिनम को, एक्सेट्रा, सिल्वर वगैरह को. तो ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन एब्सेंट होगा, नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस होंगे, उनमें गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, उसमें सिल्वर भी आएगा, इसमें सिल्वर नहीं. तो ये जनरल सी क्लासिफिकेशन है कि व्हाट इज द मेटालिक मिनरल एंड व्हाट आर द नॉन मेटालिक व्हाट आर द फेरस मेटालिक एंड व्हाट आर द नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स. एक सेकंड. इसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स आते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स हैविंग नो मेटल्स, एंड इन दिस केस basically in case of the non-metallic minerals there will be a sand, there will be a gravel, and there will be a stone like material like gravel. ठीक है. क्ले भी इसमें आ जाएगी वगैरह वगैरह, यानी कि जो पत्थर वगैरह, रेत के ज़र्रात, और जो ग्रेवल किसको बोलते हैं, ये जो बजरी होती है यूजिंग फॉर द कंक्रीट, दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड आल्सो प्रेजेंट ऑन द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट एक्सेट्रा. तो ये मैंने आपको बताया कि मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या फ़र्क होता है. और सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है दैट विल बी द फ्यूल मिनरल्स, वो हैं फ्यूल मिनरल्स. अगर हम इन मिनरल्स को 100% कंसीडर करते हैं तो इन मिनरल्स में 100% में से जो 87% हिस्सा है वो ये फ्यूल मिनरल्स कैरी करने में कारामद होते हैं. यानी कि आउट ऑफ 100% there will be 87% of the minerals that are present in the fuel mineral form, and other 13% is the 6% metallic minerals, and the 7% is the non-metallic minerals which are present in the earth's crust. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इनकी शॉर्ट डिटेल देखेंगे. पहले हम फ्यूल मिनरल्स पे बात कर लेते हैं कि फ्यूल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो अर्थ के अंदर मौजूद हैं और एज आ फ्यूल हम उनको इस्तेमाल करते हैं, लाइक ऑयल, ठीक है, जिसको कोयला बोलते हैं. उसके बाद गैस भी एक फ्यूल मिनरल्स के तौर पर काम करती है, और पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, की मसनूआत वगैरह. तो ये बेसिकली हमारे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रीन्यूएबल हैं. नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है, दे वंस कंज्यूम्ड कैन नेवर बी replaced soon. ऐसे मिनरल्स जो पहले कंज्यूम हो जाए एक मरतबा तो फिर दोबारा नहीं बनते. अब नेवर बी रिप्लेस्ड का मतलब ये नहीं है
कि अगर कोयला या फ्यूल एक मरतबा चल जाए तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं बनता, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा है, नेवर का लफ्ज़ इस जगह पर हम एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर इंसान की ज़िंदगी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ या आप हैं, हमने अब बर्निंग करनी शुरू की है, तो इसको बनने के लिए उसकी जगह जो हमने बर्न किया है अब वहाँ पर एक और कोयला बनने के लिए देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों साल चाहिए होते हैं, और वो लाखों अरबों साल उसको बनने में लगते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं होंगे, हम तो क्या पता नहीं कितनी जनरेशन्स होंगी, नहीं पता नहीं दुनिया भी कायम रहेगी कि नहीं रहेगी आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो दे विल बी टेकन टू फॉर्म millions of years, that is why there will be a word which is used that never be replaced. So ये जल्दी रिप्लेस कभी भी नहीं होते, बल्कि they require millions of years in order to fulfill their gap. तो ये है मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज में हम अब टाइप बाय टाइप डिस्कस करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फ्यूल मिनरल्स हैं, फ्यूल मिनरल्स सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। फ्यूल मिनरल्स accounts for the 87% of the total minerals which are present in the earth's crust। 87%। तो इसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको कोयला ले जी, ये कोल किस तरह से प्रोड्यूस होता है। कोल बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से, प्लांट हो, एनिमल्स हो, एनिमल्स की ये डिकेइंग होती रहती हैं, डेड हो जाते हैं, और डेड होने की वजह से इनकी कॉम्पैक्शन होती रहती है, और कॉम्पैक्शन होती है। फिर कॉम्पैक्शन होने के बाद जो चीज़ बनती है उसमें सबसे पहले बनता है जी पीट। पीट बेसिकली इज यूज्ड फॉर द प्लांट डोमिनेंटली फॉर द प्लांट। तो जब प्लांट्स डाई होते हैं, डाई ऑफ होने के बाद इनकी डिकेइंग कॉम्पैक्शन होती है, कॉम्पैक्शन के बाद पीट बनती है, और पीट अबाउट 50% कार्बन होती है। फिर पीट की फर्दर कॉम्पैक्शन होती है, पीट की फर्दर कॉम्पैक्शन होती है, और फिर बनती है लिग्नाइट। लिग्नाइट बेसिकली इज द 70% of the carbon containing substance or the minerals। then lignite से आगे फर्दर कॉम्पैक्शन होती एंथ्राचाइट बनता है, वो भी एक कोल होता है। और एंथ्रासाइट बेसिकली 100% कार्बन पर मुश्तमिल होता है, और इसको कोल बोला जाता है। तो ये कोल जो कि फ्यूल मिनरल रिसोर्सेज है, दैट विल बी फाउंड बाय दिस प्रोसेस, एंड दिस इज द बेसिकली अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। अगर ये कोल जले और उसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं डाई होकर उस स्पीड पर कोल ना बने, तो इसका मतलब है हम रिसोर्सेज की डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम अगर इसी स्पीड से बर्न करते रहे कोयला को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इस मिनरल से, इस कुदरती मादनियात से हम
महरूम हो जाएंगे, वी आर डिप्राइव ऑफ दिस नेचुरल सब्सटेंसेस। तो उसके बाद फ्यूल मिनरल्स में गैस आती है, ठीक है। गैस बेसिकली ये भी प्लांट्स जो डेड्स होते हैं उनके मिलने से बनती है, और इसमें एनिमल्स भी मौजूद होते हैं। जो डोमिनेंट गैस होती है वो मीथेन होती है, और फिर मीथेन के साथ साथ जो है बायोफ्यूल्स के तौर पर गैस बनती है। और इसके बाद ऑयल्स हैं, ऑयल जो क्रूड ऑयल है ये भी फ्यूल मिनरल है। इससे भी हम बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल, लाइक जेट डीजल, ठीक है, जेट फ्यूल जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा गैसोलीन ऑयल, हम ये सारे के सारे एक्सट्रैक्शन करते हैं और फिर निकालते हैं। तो बेसिकली दीज आर द नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच आर formed by the death of the natural organisms like human and the plants। तो कोई भी चीज़ हो उसकी इब्तिदा मिट्टी और उसकी इंतहा मिट्टी, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे मिनरल्स, फ्यूल मिनरल रिसोर्सेज दैट अकाउंट फॉर 87% आउट ऑफ द 100% ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। आफ्टर फ्यूल रिसोर्सेज there will be a metallic and the non-metallic mineral resources, metallic and non-metallic mineral resources। तो बात वही कि metallic mineral resources having metals in their raw materials, having metals and having the shiny texture। तो ये नॉन मेटल, इसका मतलब क्या, द मेटल विल बी एब्सेंट, और इसकी शाइनी नहीं होगी बल्कि रफ सा टेक्सचर होगा। अब आपको बताया था कि मेटेलिक मिनरल्स में गोल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि इसकी अफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में जितनी भी मिनरल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा महंगा तरीन वो डायमंड है, डायमंड के बाद गोल्ड है। और मज़े की बात ये है कि बोथ डायमंड एंड द गोल्ड आर द मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड वी एक्सट्रैक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ द माइनिंग। इनको खुदाई करके निकाला जाता है। तो इसी तरह नॉन मटेरियल्स हैं, इसमें नॉन मेटल्स हैं, इनमें सैंड आ जाती है, रेत, जो कि हम अपनी ये दीवारें बनाने के लिए, कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाने के लिए वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ग्रेवल आ जाती है। ग्रेवल बेसिकली बोलते हैं बजरी को, छोटी छोटी हमारे फर्श बनाने के काम आती है। तो ये सारी की सारी जो सहूलतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चाहे वो ज़मीन के नीचे से हैं, चाहे वो आसमान के ऊपर से हैं, चाहे इसके दरमियान में है, वो सारी की सारी अल्लाह की बनाई हुई हैं और इंसान की हिफाजत के लिए उसको बनाया गया है। तो ये हैं बेसिकली हमारे मिनरल रिसोर्सेज के। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, और फिर इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा प्रोसेस हम देखते हैं कि किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल रिसोर्सेज को। मिनरल रिसोर्सेज की जो एक सबसे अहम बात है वो ये है कि जिस जगह पर मिनरल होता है अगर वहाँ पर मौजूद वाटर है तो वो कलरलेस होगा, यानी कि वो बिल्कुल साफ वाटर होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर ग्रेवल्स बजरी होती है, ठीक है, ग्रेवल मिनरल है, एक बजरी होती है, वहाँ पर पानी बहुत साफ़ और शफाफ होता है। उसकी वजह ये होती है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस बजरी के नीचे
बैठ जाती हैं और सिंक डाउन कर जाती हैं और उसके ऊपर से साफ पानी गुजर रहा होता है। तो पहले तो इस तरह की जगह को तलाश किया जाता है, अगर वाटर हो। वाटर ना हो तो फिर वैसे ही किसी जगह का तयन किया जाता है बाय अडॉप्टिंग द जियोफिजिकल जियोकेमिकल सर्वे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं और जो कान है, ठीक है, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले फाइंड करना है कि किस जगह पर। अब फॉर एग्जांपल हमें वो जगह मिल गई, उस जगह पर जाकर हम क्या, बिल्कुल सिंपल सा सोचो आप क्या करते होगे कि अगर किस जगह पर और मिल गई तो हम उसकी माइनिंग ही करेंगे। उसकी माइनिंग किस तरह से होगी, लेकिन उससे माइनिंग करने से पहले वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगी। फॉर एग्जांपल किसी जगह पर काने हैं और वहाँ पर जंगल है, ये आमतौर पर वाइल्ड में मिलता है, वहाँ पर बहुत जंगलात जैसा समा है, तो उन जंगलात की डिफॉरेस्टेशन करनी है, ठीक है, उन जंगलात की डिफॉरेस्टेशन करनी है और उस एरिया को क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद वहाँ पर जियोफिजिकल एंड द जियोकेमिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। जियोफिजिकल एंड जियोकेमिकल टेक्निक्स में मुख्तलिफ तरह की जियोफिजिकल टेक्निक्स लाइक, आपको पता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ज़रिए से फाइंड किया जा सकता है। और इस तरह केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स ऐड किए जाएंगे उस जगह को देखने के लिए कि यहाँ पर कोई चीज़ है भी या हम वैसे ही अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो जब ये टेक्निक्स हो जाएंगी तो फिर उसके बाद वहाँ पर ड्रिलिंग का अमल स्टार्ट होगा। ये ड्रिलिंग, ये जो खुदाई, उसको निकालने में, उस ओर को निकालने में हेल्प आउट करेगी और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उस ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे अपनी ज़रूरियात की थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड था तो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके वो उससे ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाएंगी। डायमंड था, उसको एक्सट्रैक्ट करके मुख्तलिफ तरह की ओर्स को मुख्तलिफ तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था बेसिकली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में एक पॉइंट था डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन का अगर आपको पता है तो यहाँ पर हम एक हेडिंग लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंटल impacts of the minerals extraction process। क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। बताएं भाई, जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, वहाँ पर मौजूद जो वाटर है वो चेंज नहीं होगा, वहाँ पर जो एयर है वो चेंज नहीं होगी, वहाँ पर मौजूद जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज नहीं होगा, वहाँ पर मौजूद ये सारी की सारी नेचुरल कंडीशंस अल्टर हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी, आपको अच्छी तरह से पता है कि डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो डिफॉरेस्टेशन में लॉस ऑफ प्लांट होता है। प्लांट के लॉस होने से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वाटर बैलेंसेस में कार्बन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, हमारे लिए नुकसानदेह और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। एटमॉस्फेयर विल बी चेंज्ड। तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं जो इसके दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये था बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज। एंड पे एक हेडिंग है, उसका है कि कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, क्योंकि पहले भी मैंने बताया हम जितनी स्पीड से इनको डिप्लेट कर रहे हैं उतनी स्पीड से ये बन नहीं सकते। जब हम इनको ज़्यादा स्पीड से बर्न अप करेंगे तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें उनसे महरूम हो जाएंगी और इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। तो जब हम कोल यूज़ करते हैं, ठीक है, कोल यूज़ करते हैं फॉर
आवर कुकिंग पर्पस, फॉर आवर बर्निंग पर्पस गैस इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर दें। किसके साथ रिप्लेस कर दें? हम बायोमैस के साथ रिप्लेस कर दें। ठीक है, हम किसके साथ रिप्लेस कर दें? ये बायोमैस है जी, बायोमैस है, बायोफ्यूल्स हैं। अब तो इन कॉन्सेप्ट से कोई भी ना वाकिफ नहीं है, कम से कम एमएससी का स्टूडेंट के व्हाट इज द बायोमैस, व्हाट इज द बायोफ्यूल, व्हाट इज द बायोगैस। ऐसा मास जिसमें प्लांट और एनिमल्स का मटेरियल, डेड का मटेरियल शामिल हो, उसको बायोमैस कहते हैं। और उनको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना बायोफ्यूल है, उसको गैस के तौर पर इस्तेमाल करना विल बी द बायोगैस। ये सारे के सारे मेथड्स हैं जो हमें उन नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में कमी, उनको यूज़ करने में कमी होगी, तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगी। तो कंजर्वेशन के लिए हर एक को अपने साथ क्या होना पड़ेगा? अपने साथ इसको अच्छी तरह से मुआहदा करना पड़ेगा कि मैंने इसको बचाना है, कंजर्व करना है, अपने साथ मुखलिस हो के बेसिकली वो दुनिया के साथ या आइंदा आने वाली नस्लों के साथ मुखलिस होगा। तो ये मिनरल रिसोर्सेज एक क्वेश्चन आता है पूरा कि राइट अ नोट ऑन मिनरल रिसोर्सेज, या फिर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द, या राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस इन द पाकिस्तान वेयर द मिनरल्स आर प्रेजेंट एंड एटसेट्रा, लाइक दीज क्वेश्चंस आर कमिंग टू द पेपर। तो आज तक के लिए हमारा लेक्चर जो है इतना ही है। आज द नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स के मुतालिक। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।